नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो कैसे कर सकते हो? सर डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो है वो नॉन पोलर, जिनका जीरो नहीं है वो पोलर। तो उनकी प्रॉपर्टी होगी ना। मैं तो पूछ रहा हूँ होते क्या हैं, तो प्रॉपर्टी होगी कि डाइपोल मोमेंट है तो पोलर नहीं है तो नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल होते कौन से हैं फिजिक्स के टर्म्स में अगर बताना है किसी को तो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम्स के बीच में। ये केमिस्ट्री हो गई। फिजिक्स, फिजिक्स में आज तक आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म यूज नहीं की। ऑक्सीजन गैस क्या है, पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। क्यों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉन पोलर क्यों है? इक्वल चार्ज है, मतलब दोनों ऑक्सीजन है। क्योंकि सर इक्वल चार्ज है मतलब दोनों ऑक्सीजन। इक्वल चार्ज है मतलब चार्ज है ऑक्सीजन, तो चार्ज तो किसी मॉलिक्यूल पे होता ही नहीं, सारे चार्ज तो किसी मॉलिक्यूल पे भी नहीं लेते ना, न्यूट्रल होते हैं मॉलिक्यूल तो। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म है न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? दो न्यूक्लियस है उसमें तो। यस सर, जैसे अगर नॉन पोलर होता, अगर पोलर अच्छा, होता तो दोनों न्यूक्लियस सेंटर में, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ऐसे कह रहे हो? नहीं से दो अलग न्यूक्लियस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में बताओ ना, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जैसे आप कहते हो कि आयोनिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर क्यों होते हैं आयोनिक मॉलिक्यूल? बिकॉज फिजिक्स की कौन सी टर्म? सर पोटेंशियल सेम है दोनों में। पोटेंशियल अब कहाँ से आ गई बीच में? जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। NaCl है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइज नियर सोडियम एंड नेगेटिव चार्ज नियर क्लोराइड आयन। तो अगर दो molecule is formed in such a way that center of mass of positive and negative charge do not coincide, with it's polar, और अगर coincide करे तो non polar। एनीवेज डेफिनेशन का कुछ खास यूज नहीं है, हमने पढ़ना है कि कोई भी मॉलिक्यूल बिहेव कैसे करता है, हाउ इट बिहेव्स व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? हमने पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूल, अभी आपने मेरे को डेफिनेशन बताई, मतलब कोरिलेट किया करो ना चीजों को। अभी आपने खुद मेरे को एक डेफिनेशन शुरू में दी पोलर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी की, उनकी डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट होती है मतलब वो डाइपोल्स हैं, तभी डाइपोल मूवमेंट है ना। यस सर। तो पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल्स हैं, डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या होता है? टॉर्क एक्ट करती है। टॉर्क एक्ट करती है और टॉर्क का रोल क्या होता है? इट ट्राइज टू अलाइन, टेक देम टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? वो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाए। तो हम लेंगे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल है, उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं तो टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल एंड इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में भी यूज होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स की अलाइनमेंट करते हो फील्ड अप्लाई करके। अब बट अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है तो क्या होगा? अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सब्सटेंस में, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, we say that molecule gets polarized। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स, मतलब मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव पे फोर्स लगी इधर, नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी तो ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, ये नॉन पोलर नहीं रहेगा। इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होगी दैट विल बी रेफर्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल मूवमेंट होती है दैट इज अ नेचुरल डाइपोल मूवमेंट।
इसमें नेचुरल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये डाइपोल बना है, तो इट्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट व्हिच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद कंसेप्ट सेम, तो थोड़ा सा डिफरेंस बस, अगर मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सच दैट डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। बट अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पहले पोलराइज होंगे और फिर अलाइन हो जाएंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट तो ये है कि अगर मेरे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डाइपोल्स ने अलाइन हो जाना है, पोलर है तो डायरेक्ट अलाइन हो जाएंगे, नॉन पोलर है तो पहले पोलराइज होंगे और फिर अलाइन हो जाएंगे। तो बेसिकली सिस्टम में होगा क्या, अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मान लो, और इसके क्रॉस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो अलाइन होने शुरू हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे मॉलिक्यूल सारे अलाइन हो गए। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक साइड एक लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन गई, दूसरी साइड पे लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बन गई। इस पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं यहाँ पे, इस पॉजिटिव लेयर के कारण और इस नेगेटिव लेयर के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। साइड। इधर फोर्स एक्ट करेगी। दैट मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, जैसे इट्स अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड, या वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड इज डिफरेंस ऑफ टू, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में तो दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी भी डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। कंडक्टर में क्या था, 0 हो जाएगा। इसमें जीरो क्यों नहीं हो सकता, कंडक्टर में जीरो क्यों हो गया था, बिकॉज इसमें और कंडक्टर में एक फर्क है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में है कि उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके सारे एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी साइड सारा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। इसमें चार्जेस बाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाउंड है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव और नेगेटिव बाउंड है आपस में, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें फ्री चार्जेस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हो जाएगा पर जीरो नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, मान लो मेरे पास ऐसे दो शीट्स हैं इनफाइनाइटली लार्ज, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। मैंने जब डाइलेक्ट्रिक से फिल किया डाइलेक्ट्रिक में एक साइड पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बनी और एक साइड नेगेटिव चार्जेस की, ऐसे कि यहाँ नेगेटिव चार्जेस की लेयर बनी एक, इधर पॉजिटिव चार्जेस की। लेट इट्स चार्ज डेंसिटी बी माइनस सिग्मा आई एंड प्लस सिग्मा आई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
सिग्मा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? सिग्मा माइनस सिग्मा ई बाय सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होगी? किसके इक्वल होना चाहिए? हमने पढ़ा था मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एप्सिलॉन के टाइम्स कम हो जाती हैं, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट से समझ नहीं आया। आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम क्या होता है? अगर एयर में ई है तो मीडियम में कितना? ई बाय के। तो वही तो है। सर लेकिन फिर एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आया? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो आएगा, ये तो आएगा ही। इससे क्या प्रूव हुआ बेसिकली? या आपसे, आप में से किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले, के की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। तो सिग्मा ही कितना होगा? लेस देन सिग्मा, ग्रेटर देन सिग्मा? मान लो अगर के 2 है तो सिग्मा ही कितना हो गया? लेस अगर देन के 2 है तो सिग्मा बाय 2, के 3 है तो 2 बाय 3 सिग्मा। मतलब इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा अप्लाइड से कम ही देगा, या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही हो सकता है। कंडक्टर में इट कैन बी 0। ये फॉर्मूला जनरल है। So induced electric field is less than the applied electric field. Dielectrics के केस में डायलैक्ट्रिक्स बेसिकली, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ ले डायलैक्ट्रिक की, तो डायलैक्ट्रिक को कह देते हैं हम substances which are generally insulators but starts conducting on the application of external electric field. अब फिजिक्स में कुछ भी परफेक्ट इंसुलेटर या परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता। हर सब्सटेंस जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, इट विल कंडक्ट एट सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्ट कब करेगा? जब वो मटेरियल आयनाइज हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना शुरू करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा जिसपे कोई भी इंसुलेटर कंडक्ट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at which given substance starts conducting is called its dielectric strength. कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई सब्सटेंस कंडक्ट करता है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो मेटल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मेटल्स कंडक्ट एट ऑल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेटल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 0। बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एक्सटर्नल फील्ड टू स्टार्ट कंडक्टिंग। कि आप अगर मतलब थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही है, उसमें किसी कुछ आयनाइज करने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छा इंसुलेटर होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सो किस मैग्नीट्यूड पे कोई सब्सटेंस कंडक्ट करेगा वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक सिर्फ अगर डाइलेक्ट्रिक लिखा है तो इंसुलेटर विच स्टार्ट्स कंडक्टिंग एट सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अभी तक जो बताया समझ में आया? मैंने पहले कहा दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट बिहेव्स एज अ नेचुरल डाइपोल, इट हैज इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स, नॉर्मली उनकी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, पर अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगेगी इन दैट डायरेक्शन, नेगेटिव पे ऑपोजिट, तो दे गेट्स इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। नेचुरल डाइपोल है या इंड्यूस्ड डाइपोल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो टॉर्क एक्ट्स एंड इट ट्राइज टू अलाइन देम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड।
अलाइनमेंट के कारण एक साइड पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी, एक साइड नेगेटिव, और उसका अपना एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच विल बी ऑपोजिट टू द applied electric field. So this induced electric field reduces the electric field intensity inside a medium. इतना समझ आया? तो फिर इसको लिख लें पहले, because this is how we are going. ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, this capacitor with dielectric field, because capacitor हो गए दोनों large plates और बीच में जो हमने मीडियम फिल कर दिया. मीडियम फिल करने से, इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कैपेसिटेंस क्या बताया था? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. मैं बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल करूं या ना करूं, उससे कैपेसिटेंस में क्या फर्क आना चाहिए? सो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी. क्यों? बाहर तो अभी भी एयर ही है. फिर सेम रहेगी. तो बाहर एयर होने से क्या होगा? बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. आपने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. बाहर कुछ भी हो, बाहर की तरफ तो लीक होना ही नहीं है, बिकॉज बाहर जो है इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दोनों प्लेट्स के बीच में ही है. तो इसलिए बीच में अगर हम कोई ऐसा मीडियम फिल करते हैं जो जल्दी से आयनाइज नहीं होता, लार्ज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे आयनाइज होता, तो आप उतना ज्यादा चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर कर सकते हो. जब तक मीडियम आयनाइज नहीं होगा, यू कैन कीप ऑन स्टोरिंग द चार्ज. अब कैपेसिटेंस के हमने कुछ केसेस पढ़ने, जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स वन केस. कैपेसिटेंस, बिकॉज वी आर सेइंग इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी, तो हर चीज ही कैपेसिटेंस है. आप भी एक कैपेसिटर हो, बिकॉज आप पे भी चार्ज स्टोर हो सकता है. आपके सामने बुक पड़ी है, वो भी एक कैपेसिटर है. हम सिर्फ स्पेशल केसेस करते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, बट एनीथिंग कैन बी कैपेसिटर जिस पे आप चार्ज स्टोर कर सकते हो. So you can first write polar and non-polar molecule. Polar and non-polar molecule. Polar molecules are those in which center of mass of positive and negative charge, center of mass of positive and negative charge do not coincide. They behave like electric dipoles. They behave like electric dipoles and have dipole moment of their own. They behave as electric dipole and have dipole moment of their own. अगर मैं आपसे बोलूं वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है या दो डाइपोल्स हैं? दो डाइपोल्स का रिजल्ट. दो डाइपोल्स का रिजल्टेंट है. तो उनकी उसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक इंडिविजुअल डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट से ज्यादा है या कम है? बिकॉज OH दो डाइपोल्स हैं, उनकी डाइपोल मूवमेंट P है, मॉलिक्यूल की P डैश है, तो P ज्यादा होते हैं, P डैश ज्यादा होता है? पी ज्यादा होगा सर. पी ज्यादा इंडिविजुअली होगा ज्यादा होगी. क्यों? सर. जो उनके बीच में एंगल होता है सर, शायद 107 डिग्री होता है. तो सर उसका वेक्टर सम करेंगे ये तो शायद नहीं, मेरे को पक्का बताओ होता है कि नहीं सर होता. शायद 107 सर 107 से 109 डिग्री के बीच में होता है सर. अच्छा चलो मान लिया. अब फिर उससे क्या होगा? सर उसका जो वेक्टर सम करेंगे तो सर वो मतलब cos ऑफ 100 डिग्री से माइनस हो जाएगा, तो सर उससे कम हो जाएगी. cos 120 माइनस हाफ होता है, याद रखना. हाँ. तो cos 107 की डिग्री माइनस हाफ से ज्यादा होगी, मतलब मैग्नीट्यूड, या माइनस हाफ से कम होगा? माइनस हाफ से ज्यादा या माइनस हाफ से कम?
या cos 90 0 है, cos 120 माइनस हाफ है, तो cos 107 0 और माइनस हाफ के बीच में ही होगा। यस सर। तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा? p ज्यादा होगा या रिजल्टेंट ज्यादा होगा? मान लो 1/4 है तो यार ये ऐसे ना करो, अब ये नहीं बता सकते आप मेरे को, सर आपको फिर तो इसका सब बता दिया। होगा अगर 1/4 है 1/4 है तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा। हाँ, रिजल्टेंट ज्यादा ही होता है 120 तक, जब तक एंगल 120 है, अगर दो एटम्स दो डाइपोल्स को मिला के बना है तो। अगर एंगल 120 से ज्यादा होगा या 120 हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, 120 से ज्यादा होगा तो फिर वो कम होगा। So you can read anyways, क्या लिखा था? polar molecules have their own dipole moment when placed in external electric field. When placed in external electric field, torque acts on the dipoles. When placed in external electric field, torque acts on the dipoles, which tries to. Torque acts on the dipoles, which tries to align the dipoles in the direction of external electric field. अभी मैंने ट्राइज क्यों लिखा? कोशिश करता है, सारे लाइन होंगे नहीं। मैं ये लिख सकता था टॉर्क विल अलाइन। नहीं सर, वो एक केस आ जाता सर, नहीं होगा जब सर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। कौन सा केस आ जाता है? सर जब मतलब वो 180 डिग्री हो जाता है सर एंगल ई में और डाइपोल। 180 डिग्रीज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां तो वो रह ही नहीं सकता। डाइपोल विल ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बट मैंने ये क्यों लिखा ट्राइस? ऑसिलेशन होगी। नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज यहाँ जो माइनस पी डॉट ई आपने पढ़ी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो रैंडम ओरिएंटेशन क्यों होती है? मैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता, व्हाई डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड? उनको रैंडम ओरिएंटेशन किसने दी? रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए। मॉलिक्यूल्स आपस में रिपेल करते हैं, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये आज तक। सर इसे डाइपोल्स में ठीक से सोचो यार, ऐसे गेस वर्क नहीं, ध्यान से थोड़ा सोचा करो। व्हाई देयर इज रैंडम ओरिएंटेशन? मैक्सिमम रैंडमनेस तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्यों? Why randomness increases entropy? आंसर कुछ कुछ ठीक हो गया अब। बेसिकली थर्मल एनर्जी ट्राइज टू ब्रेक द अलाइनमेंट, तो थर्मल एनर्जी ट्राइज टू ब्रेक द अलाइनमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अलाइनमेंट ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो अलाइनमेंट ब्रेक हो जाएगी। आप जितना ज्यादा अलाइन करना चाहते हो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दो एनर्जीज का बैलेंस है। जैसे आप एक एग्जांपल लो, मैग्नेट है, मैग्नेट को हीट करें तो व्हाई इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? बिकॉज थर्मल एनर्जी बढ़ गई। मैग्नेटिक एनर्जी के कारण वो लाइन थे टू मिनिमाइज द एनर्जी, पर जब मैंने हीट किया तो थर्मल एनर्जी बढ़ गई, तो थर्मल एनर्जी ब्रेक्स द अलाइनमेंट। तो दो कंसेप्ट साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसलिए लिखा ट्राइज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड tries to align and thermal energy tries to break. So when placed in external electric field, the electric field tries to align the dipoles in the direction of field. Next लिखो non-polar molecule. Non-polar molecule, ये जो explanation है आगे करेंगे when we write the article dielectric placed in electric field. Non-polar molecule. Non-polar molecules are those in which center of mass of positive and negative charge coincides.
center of mass of positive and negative charge coincides. Thus, the dipole moment of such a molecule is zero. Dipole moment of such a molecule is zero. When placed in external electric field, when placed in external electric field, force acts on positive charge in direction of field and negative charge in direction opposite to the field. And negative charge in direction opposite to the field. Thus, the molecule starts behaving as a dipole. Thus, the molecules start behaving as a dipole and will have its own dipole moment called induced dipole moment. In the external field, external electric field tries to align these induced dipoles. सर its own dipole moment के बाद repeat करना. Called induced dipole moment in the external electric field tries to align the dipoles in its direction. हमने पहले एक आर्टिकल लिखा था कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है. लिखा हुआ हमने वो आपने समझाया था सर, लिखा नहीं था. लिखा नहीं है, फिर पहले लिख लो कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कंडक्टर प्लेस, हाँ जी, अलाइन द डाइपोल्स एंड इट्स क्या क्या था? अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. नेक्स्ट एक कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में डायग्राम बना लो. ये so net electric field is always zero. So you can write diagram बना लो ये. Can it consider an arbitrary shaped conductor?
Consider an arbitrary shaped conductor placed in external electric field. Arbitrary shaped conductor placed in external electric field. The free electrons inside. The free electrons inside the conductor experience force in direction opposite to the field. Experience force in direction opposite to the field. And as shown, negative charge starts accumulating on one side. Leaving other side with a net positive charge. Leaving other side with a net positive charge. The direction of induced electric field due to these displaced charges. Direction of induced electric field due to these displaced charges. Due to these displaced charges is opposite to the direction of applied electric field. Within short time, the induced electric field will balance the applied electric field and net electric field intensity inside the conductor will be zero. Thus, potential inside the conductor will be same everywhere. Potential inside the conductor is same everywhere and equal to potential on the surface. Next to write dielectric placed in external electric field. Dielectric placed in external electric field. थोड़ा छोटा बॉक्स बनाना, नहीं तो उतने ज्यादा डाइपोल्स बनाने पड़ेंगे.
Can draw this diagram. एक्सक्यूज मी सर, बोलो। हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली लेयर की वजह से क्यों कर रहे हैं, मतलब बाकियों को क्यों नहीं ले रहे? बाकियों को अगर वो बीच में वाला पार्ट देखोगे वो ओवरऑल तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इतना इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एक्सप्लेन करने का एक वे होता है। ओके सर। So you can write dielectric are substances which are generally insulators, but dielectric are substances which are generally insulators but starts conducting. When large electric field is applied. The magnitude of electric field intensity. The magnitude of electric field intensity at which a given substance starts conducting is called its dielectric strength. The magnitude of electric field intensity at which given substance starts conducting is called the dielectric strength. For metals the dielectric strength will be 0. Next paragraph में लिखो. Dielectric may be formed with polar or non-polar molecules. But in both the cases, when external electric field is applied, alignment of dipoles take place in the direction of field. Alignment of dipoles takes place in the direction of field. Thus, a layer of positive charges is formed on one side and a layer of negative charges
is formed on the other side. So repeat करना last one. Layer of positive charges is formed on the one side, and layer of negative charges is formed on the other side. These induced charges present in the two layers generates electric field which is opposite to the applied electric field, which is opposite to the applied electric field. Thus, net electric field intensity inside the net electric field intensity inside the के बाद बात बोल दीजिए प्लीज thus net electric field intensity inside the dielectric is difference of applied and induced field. Induced field will never be able to balance the applied electric field as there is no free movement of charges. सर एबल टू के बाद रिपीट कर दो प्लीज. The induced electric field will never be able to balance the applied electric field as there is no free movement of charges in a dielectric, and only the alignment of dipole takes place. There is no free movement of charges there is only alignment of dipoles. Mathematically, if sigma I is the induced charge density in the two layers, then induced electric field is sigma I by epsilon naught. Next is capacitance. Capacitance is one of the most important parts in addition to potential. Capacitance को हम define करते हैं ability to store charge और energy. Charge तो समझ में आया कि charge is stored on the body. Energy is stored. Energy कहाँ stored है? Charge तो body में stored है. Where is the energy stored? पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, आपको जैसे अब गर्मी बढ़नी शुरू हो गई, अगर मैं आपको बाहर धूप में खड़ा करूं
तो why it's uncomfortable? सन से क्या आ रहा है? Radiations, Radiations means electromagnetic wave. electromagnetic waves. मतलब एनर्जी कहाँ पे आई, किसकी फॉर्म में? Photons. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं. एंड सेम विद कैपेसिटर. अगर मैं चार्ज कर होता हूं तो मेरे सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी है तभी तो वो चार्जेस को मूव कर सकते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. मतलब मूव करने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है. वर्क करना पड़ रहा है तो वर्क करना है तो कोई एनर्जी होगी तो वर्क होगा ना. तो वैसे चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द बॉडी एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दैट बॉडी. अब एक टर्म हम आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज रेफर्ड एज एनर्जी डेंसिटी, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो उसकी फॉर्मूला निकाल लेंगे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है. दैट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लूं तो हमारे पास अगर एक स्फीयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड करता है? इन्फिनिटी तक. तो जब आपको एनर्जी निकालनी है यू हैव टू इंटीग्रेट. पहले एक स्मॉल शेल में एनर्जी निकालेंगे, मतलब एक स्फीयर है उसके आसपास एक शेल में एनर्जी निकाल ली, फिर इंटीग्रेट कर दिया तो यू विल गेट द टोटल एनर्जी. बट कैपेसिटेंस का फायदा ये होगा कि मैं एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटेंस के टर्म्स में निकाल लूंगा. तो अगर आपको किसी चीज की कैपेसिटेंस पता है तो आप एनर्जी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के. अब कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली देखा है कैपेसिटर किसी ने या नहीं देखा? कैपेसिटर होता कैसा है? घर में कहीं कैपेसिटर लगाओ. फिर ट्यूब के अंदर होता है वो गोल गोल. वो स्टार्टर होता है. फैंस में लगा होता है. फैन में कहाँ पे? सर स्मार्टफोन की टच स्क्रीन में आपने बताया था. मतलब वो तो दिखेगा नहीं ना, वो तो सर्किट इस तरह के. जहाँ पे देख सकते हो आंसर ठीक है. फैन. फैन के ऊपर देखना एक सिलेंड्रिकल सा डिवाइस लगी होगी जो फैन की मोटर होती है उसके साथ अटैच्ड होता है, सिलेंड्रिकल व्हाइट कलर का. सो दैट इज अ कैपेसिटर. कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं और इसका फायदा होता है कि मतलब जैसे हम बात करें कि आपको एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी, तो कैपेसिटर इज सच अ डिवाइस व्हिच कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ शॉर्ट टाइम. मतलब बेसिकली जो आपका सेल होता है पेंसिल सेल से, वो भी डिवाइस टू स्टोर एनर्जी है. उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी. कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है दैट इज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. आप सारा दिन उसको यूज करते रहते हो. सिमिलरली यू हैव टॉर्च के अंदर से, घर में अगर आपके टॉर्च है तो टॉर्च में आपने सेल डाले, रिमोट में सेल डाले. तो किसी भी चीज में आप सेल डाल रहे हो तो सेल में बेसिकली केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है. आपने दो तरह के सेल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, शायद प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़े थे सर कि अभी नहीं शायद पढ़े? अभी अभी आना है सर. प्राइमरी सेल्स मतलब मैं आपको बेसिकली ज्यादा दिन केमिस्ट्री पढ़ाने के एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ. प्राइमरी सेल्स जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी सेल्स जिनको चार्ज कर सकते हो. जैसे मोबाइल की बैटरी है तो वो चार्ज हो जाती है. या आप उसको केमिस्ट्री की टर्म में करो तो जिनमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है वो सेकेंडरी, और जिनमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है वो प्राइमरी. बिकॉज दो प्रोसेस होते हैं ना. जैसे आपने बैटरी को चार्ज किया मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, उससे बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है. दैट इज चार्जिंग. तो जब आपने उसकी चार्जिंग बंद कर दी फिर उसकी डिस्चार्जिंग शुरू होगी. जो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो आपको मोबाइल ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है. तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, दोनों प्रोसेस होते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स. मोबाइल में नॉर्मली कौन सी बैटरी लगी होती है? लिथियम आयन. lithium ion battery. लिथियम आयन बैटरीज. एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. लिथियम ओज मतलब जैसे नॉर्मली किसी जमाने में हम कहते थे जिस कंट्री के पास ऑयल है दैट विल बी रिच. अब जिसके पास लिथियम ओज है दैट विल बी रिच.
बिकॉज फ्यूचर में सब कुछ बैटरी ऑपरेटेड होने वाला है, इलेक्ट्रिकल कार्स एंड ऑल दोज रन ऑन लिथियम बैटरीज। तो जिसके पास उसका स्टोरेज होगी, नेचुरली मिल रहा होगा जिन कंट्रीज में, सो वहां पे उनको फायदा होगा। इंडिया को नुकसान क्या हुआ किसी को पता है? सिर्फ मोदी की स्पीच सुनते हो या डिटेल्स भी पता करते हो? इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट स्मार्ट इनफ। इंडिया के जितने लिथियम के ओज थे, जहां से लिथियम नेचुरली अकरिंग लिथियम जहां से मिल सकता था, इंडिया ने वो लीज पे दे दिया दूसरी कंट्रीज को बहुत साल पहले ही, विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर की फ्यूचर में यही चाहिए। तो अब इंडिया का लिथियम इंडिया को दूसरी कंट्रीज से खरीदना पड़ता। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन इन इंडिया। मतलब अपनी कंट्री का लिथियम आप किसी और को दे दो, वो सस्ते में निकालता है और इंडिया को ही महंगा बेच देता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर चाइनीज। बट एनीवेज, अब सेल में और कैपेसिटर में एक फर्क है। सेल आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं दे सकता। मतलब मेरे को अगर बहुत सारी एनर्जी बहुत थोड़े टाइम में चाहिए तो वो सेल नहीं दे सकता। वो बहुत धीरे 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 एनर्जी देगा, पूरा दिन चलती रहेगी। बट मेरे को अगर बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए तो यू नीड कैपेसिटर। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा है, मैं उसमें अगर साइड पे एक छोटा सा होल कर दूंगा नीचे, तो धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा। दैट इज हाउ सेल वर्क्स। कैपेसिटर इसकी बाल्टी उठा के पूरी उल्टी कर दी एक ही बारी में, सारा का सारा पानी निकाल दिया। सो दैट इज हाउ कैपेसिटर वर्क्स। तो जब आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, देन यू कैन यूज कैपेसिटर्स। सो दैट्स व्हाई इट्स अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। चार्ज एंड उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट रिजल्ट्स इन एनर्जी। हर जगह यूज होगा। मतलब आपके कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में, फैन, डीसी मोटर, मतलब जहां पे भी कोई चीज रोटेट कर रही है उसके साथ कैपेसिटर लगा ही होता है हमेशा। मे बी फैन है आपका, माइक्रोवेव है आपके, एसी का पंखा है, कहीं पे भी जो चीज रोटेट करनी है, सीडी प्लेयर है आपका, तो जो उसमें सीडी रोटेट करेगी, इफ रोटेट इट हैज अ कैपेसिटर अटैच्ड विद इट। उसके रीजंस हम एसी जब जाएंगे तब पढ़ेंगे कि क्यों लगाना पड़ता है हमें कैपेसिटर ऐसे। तो पहले इतना लिख लो, कैपेसिटर की डेफिनेशन और कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला। एंड इट्स कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों में फर्क रखना हमेशा। मतलब हम बोलेंगे कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज और एनर्जी, कैपेसिटेंस इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और एनर्जी, कि कितना चार्ज या कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटर एक डिवाइस है। सो यू कैन राइट capacitor is a device to store charge or energy. Capacitor is a device to store charge or energy. And the ability to store charge or energy. And the ability to store charge or energy is called its capacitance. अब नॉर्मली कैपेसिटेंस में हम हमेशा लेंगे a system of two equal and oppositely charged plates. That's over simplification. जरूरी नहीं है हमेशा दो प्लेट्स ही हो, सिंगल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकते हैं। उस केस में हम दूसरी प्लेट को मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और उसकी पोटेंशियल जीरो है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली हम लेते हैं कि जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास 12th क्लास में, दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। सो यू कैन राइट capacitance generally consists of two equal and oppositely charged plates charge is stored on the plates and energy is stored in सर टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बाद क्या बोला था? equal and oppositely charged plates. Charge is stored on the two plates and energy is stored
in the electric field generated by these charges. Energy is stored in the electric field generated by these charges. For example, parallel plate capacitor consists of two infinitely large plates having equal and opposite charges. Potential difference between the two plates is directly proportional to potential difference between the two plates is directly proportional to charge on the two plates. Potential difference between the two plates is directly proportional to charge on the two plates, that is Q proportional to V, that is Q proportional to V, or Q is equal to CV. Where C is constant of proportionality called its capacitance. C is constant of proportionality called its capacitance. नोट में लिख लो इसके नीचे. Capacitance is ability to store charge. Capacitance is the ability to store charge. There is the maximum charge a body can store, and it remains same even if the body is uncharged. And it remains same even if the body is uncharged. एक बार दोबारा बोल दो. बॉडी कैन स्टोर के बाद क्या बोला? थोड़ा clear नहीं आया Maximum इस बार. charge a body can store, and its value remains same even if there is no charge. ये पॉइंट समझ में आया? पहले भी बताया था एक बारी कि अगर पेप्सी की बोतल है 2 लीटर की, 2 लीटर उसकी एबिलिटी है स्टोर करने की, खाली है तो भी एबिलिटी रिमेन सेम. तो इट्स नॉट कि चार्ज होना जरूरी है कैपेसिटेंस के लिए. अनचार्ज बॉडी की भी कैपेसिटेंस वही आएगी अगर फिजिकल कंडीशन सेम है, मतलब आसपास मीडियम सेम है, बॉडी का साइज सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सेम ही आएगी. यूनिट्स क्या होंगे इसके? चार्ज के कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट. सो कूलम पर वोल्ट, कॉमन नेम इज, मार्केट से कभी खरीदा कैपेसिटेंस? पंखे का खराब हो गया तो यूनिट्स क्या बताते हैं वो? Farad. Farad. So you can write in SI the units of capacitance are coulomb per volt and the common name is farad. सर स्पेलिंग क्या है? FARAD. माइकल फैराडे नाम नहीं सुना? यस सर. तो फैराडे के नाम से है फैराड. But 1 farad is a very large unit. 1 farad is a very large unit of capacitance. 1 farad is a very large unit of capacitance. And the commonly used units are microfarad, nanofarad, or picofarad.
कई बार उसको माइक्रो भी लिखा होता है पिको को, सो 10⁻⁻12. Micro is 10⁻⁻6 farad, nano is 10⁻⁻9 farad, and pico is 10⁻⁻12 farad, या microfarad. कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट 1 farad is a large unit of capacitance. कि अगर आपको 1 farad कैपेसिटेंस बनाना है प्रैक्टिकली, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आप उसका प्लेट एरिया निकालोगे कि प्लेट एरिया कितना हो ताकि उसकी कैपेसिटेंस 1 farad हो, that will come out to be around 100 स्क्वायर किलोमीटर की प्लेट बनानी पड़ेगी तो 1 farad का कैपेसिटेंस बनेगा. So that's why we say it's not a practical unit, because normally capacitance बहुत कम होती है, इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं चाहिए हमें 100 स्क्वायर किलोमीटर प्लेट एरिया. So इसलिए हम कहते हैं it's a large unit. और CGS यूनिट स्टैट कूलम पर स्टैट वोल्ट और स्टैट फैरेड. इन CGSC the units are स्टैट कूलम पर स्टैट वोल्ट और स्टैट फैरेड. कन्वर्जन बताना जल्दी से क्या होगी. कन्वर्जन टेन रेज टू पावर -7. 10 रेज़ टू पावर, आगे कुछ नहीं. नंबर क्या कर रहे हो, देखो 1 farad is 1 coulomb upon 1 volt. 1 coulomb is so 1 farad is 9 into 10 raised to power 11 stat farad. So कल करते हैं इसके आगे. कल हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे. कल सारा बोर्ड वाला काम करेंगे जो बोर्ड में रिक्वायर्ड है. पहले बेस बन जाए हमारा एक बारी, फिर आगे करते हैं. टेस्ट आपका रीशेड्यूल कर दूंगा. प्रिपेयर सबने कर लिया होगा तो अब मेरे को बताओ कल मॉर्निंग देना है परसों मॉर्निंग देना है. क्लास के टाइम पे नहीं, सुबह रखेंगे टेस्ट. कल सैटरडे है, सैटरडे और Sir, संडे मॉर्निंग. sir, Sunday. फिर संडे संडे मॉर्निंग रख लेते हैं. और उतना ही सिलेबस, मतलब आज वाला पार्ट नहीं, आज से पहले वाला ही कैपेसिटेंस नहीं, इसको छोड़ के अगली बार ही करते हैं. फिर इसके आगे सेम 7:30. और ऑफलाइन क्लास का मैं कल बताऊंगा, बिकॉज अभी जलंधर का जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ऑर्डर नहीं आया. पठानकोट का आ गया, बठिंडा का आ गया, बरनाला का आ गया, मोहाली आ गया, चंडीगढ़ आ गया. ऑफलाइन क्लासेस बंद करने के लिए स्पेसिफिकली लिख के आया पहली बारी कि आईलेट्स और कोचिंग सेंटर बंद करने हैं. जलंधर का भी नहीं आया नोटिफिकेशन, तो नहीं आया तब तक, जब तक नहीं आता स्पेसिफिकली कोचिंग सेंटर लिखा तो तब तक हम चलाते हैं. आएगा तो देखेंगे. अभी उन्होंने बाकी जगह पे 30 अप्रैल बोला है. जिन जिन सिटीज के ऑर्डर आए हैं, जलंधर के लिए अभी नहीं है अभी तक, मतलब रात को कुछ आए तो पता नहीं, अभी तक नहीं आए.